आज हम लोग करने वाले हैं आज की वीडियो में डायग्नोस्टिक्स टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का पार्ट 2 बनेगा। इस वाले पार्ट में हम सिर्फ निदानात्मक परीक्षण ही देखने वाले हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, जो कि हमारी बीएड की जो 403 की 3rd यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, वैसे भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायग्नोस्टिक टेस्ट। आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं निदानात्मक परीक्षण का अर्थ, परिभाषा, निदानात्मक परीक्षण के लक्ष्य तथा चरण, यही सब देखने वाले हैं। जो हमारी रेमेडियल टीचिंग है इसका पार्ट 2 बनेगा। रेमेडियल टीचिंग को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा निदानात्मक परीक्षण होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखिए निदानात्मक परीक्षण होता क्या है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। निदान शब्द जो है ये मूलतः चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी कोई पर्सन बीमार होता है या जिसको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर के पास अगर आप किसी भी अपनी बीमारी को दिखाने के लिए जाओगे तो डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। मीन्स वो आपको डायग्नोस करता है। वो आपसे पूछता है कि आपने कल क्या खाया था, रात को क्या खाया था। इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो एक टाइप से उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको डायग्नोस कर रहा होता है। वो जान रहा होता है कि आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है। तो आप जब उसे अपना रूटीन बताते हो 1-2 दिन पहले का, तो उससे वो आपको पूरी तरह से डायग्नोस कर लेता है कि हाँ इसे क्या प्रॉब्लम हुई होगी। तो सेम यही डायग्नोस्टिक टेस्ट हम अपनी टीचिंग में भी यूज़ करते हैं। जब हम किसी बच्चे को उसकी प्रॉब्लम के पीछे का कारण जांचने के लिए, उसको क्यों वो लर्निंग में पीछे हो रहा है, क्यों वो किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए हम बच्चे को डायग्नोस करते हैं। उसकी प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए उससे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो जो हमारा निदान शब्द है वैसे ही चिकित्सा विज्ञान से ही निकल के आया है। निदानात्मक परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसके द्वारा बालकों की समस्याओं, अयोग्यता, अक्षमता तथा किसी बीमारी की ठीक पहचान अथवा निदान किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा हम किसी बच्चे की समस्या का पता कर सकते हैं, उसकी अक्षमता का। आखिर जब आप किसी बच्चे से अक्षमता का कैसे पता करोगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है वो प्रॉपर लिखता नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि उस बच्चे की आइज़ वीक हों या फिर लो विज़न हो उसका, उसे दिखाई ना देता हो और वो बहुत पीछे बैठता हो क्लास में। तो जब तक आप उसे डायग्नोस नहीं करोगे, उससे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस नहीं पूछोगे कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों गलत लिखते हो या फिर सही से प्रॉपर नहीं लिखते हो, तो फिर जब आप उसे डायग्नोस करोगे, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस उससे पूछोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा उसकी समस्या का कि आखिर समस्या क्या है, क्या उसे प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही बहुत टाइप की चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं एक बच्चे के बारे में। तो ऐसे हम उसकी प्रॉब्लम की, उसकी बीमारी की ठीक पहचान करके उसको डायग्नोस करते हैं। निदानात्मक परीक्षण क्वालिटेटिव होता है। मीन्स इसमें क्वांटिटी का ध्यान नहीं दिया जाता। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपको पता है। क्वांटिटी मतलब जहाँ पे हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि कितना है, किसी बच्चे के नंबर्स कितने आए हैं, 30 नंबर आए हैं, 50 नंबर आए हैं, 60 नंबर आए हैं, वो हो गया क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव का मतलब है जहाँ पे हम बच्चे की क्वालिटी की पहचान कर रहे हैं कि आखिर बच्चा कितना होशियार है या फिर उसे प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये नंबर्स पे ध्यान नहीं देता। बच्चे के 50 नंबर आए हैं, 100 नंबर आए हैं, 30 नंबर आए हैं, डजेंट मैटर। इसमें ये सारी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, ये सिर्फ क्वालिटी पे बेस्ड है। ये क्वालिटेटिव होता है, ये क्वालिटी पे ध्यान देता है, क्योंकि इसमें बच्चों के अंकों पर ध्यान न देकर उनकी असफलता के कारणों को जांचने में ध्यान दिया जाता है। कि अगर कोई बच्चे ने या कोई बच्चा पिछड़ रहा है, उसकी अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, बार बार रुक रहा है, वो उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा, तो उसके कारण जांचते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिटी जांची जाती है, वो जांचते हैं। इसमें नंबर्स पे ध्यान नहीं देते हैं कि उसके नंबर कितने आए या फिर कितने कम आए या कितने ज़्यादा आए। देखिए निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा दी हुई है क्रो एंड क्रो के अनुसार निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण बालकों की अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निदान करने के लिए किया जाता है। और गुड के अनुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है। जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, डिस्कस की हमने, वही सब ओवरऑल मिला के यहाँ पर डेफिनेशन बनाई हुई है।
ठीक है, तो छोटी सी डेफिनेशन, आप इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। अब है निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए, इसका पहला एम और ऑब्जेक्टिव जो भी हम बोल सकते हैं, वैसे एम और ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। देखिए, किसी विशिष्ट विषय में बालकों की उपलब्धि की कमी का पता लगाना। अब कोई बच्चा है, वो किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में ही पीछे हो रहा है, उसको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा, उसी में वो बार बार उसका जो एग्ज़ाम उसका रिज़ल्ट है वो मतलब फॉल कर रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, उसके जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? तो ऐसे किसी विशिष्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी उपलब्धियों की कमी का पता लगाता है। इसमें बच्चे को डायग्नोस करते हैं, उससे पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिक से, फिर डायग्नोस के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बच्चे को डायग्नोस किया जाता है कि हाँ अच्छा ये प्रॉब्लम है इस बच्चे को, इसीलिए इस बच्चे का इस वाले सब्जेक्ट में जो है वो ग्राफ नीचे जा रहा है। सेकंड है बालकों की विषयगत कमजोरी का पता लगाना और अधिगम में सुधार लाना। फिर जब आपको उसकी विषयगत कमजोरी का पता लग जाता है कि हाँ ये बच्चा ना मैथ्स में वीक है, इसको मैथ्स में ना जो प्लस होते हैं माइनस होते हैं उसमें दिक्कत आती है, जब आप उससे बात कर रहे हो तो फिर आपने उसको डायग्नोस किया अच्छे से, तब आपको पता चला कि हाँ बच्चे को प्लस और माइनस में दिक्कत है, या फिर आपको पता चला कि अच्छा बच्चा मल्टीप्लाई गलत करता है। फिर आपको क्वेश्चन जब उसने आपने उसको डायग्नोस किया तब आपको पता चला अरे बच्चे को तो जो टेबल है वो ही याद नहीं है, उसको टेबल लर्न नहीं है, तब वो मल्टीप्लाई गलत करता है, ये आपको पता चल जाएगा। फिर आप उसको टेबल लर्न करवाओगे और उसके मल्टीप्लाई खुद ही सही होने लग जाएंगे, तो उसकी अधिगम में भी सुधार हो जाएगा। फिर अब बालकों का सर्वांगीण विकास में सहायक, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इसमें। ज़रूरी नहीं कि आप उसका मैथ्स में ही डायग्नोस कर रहे हो, उसको फिज़िकल में भी हो सकता है कि कोई बच्चा चलता नहीं है, वो जब लंच ब्रेक होता है उस टाइम पे भी क्लास में बैठा रहता है, वो घूमता ही नहीं है बिल्कुल, तो हो सकता है जब आप उसे डायग्नोस करोगे तो आपको पता चले कि बच्चे की तो पैरों में प्रॉब्लम है, इसकी जो बोन्स हैं वो वीक हैं, इसीलिए ये चलना पसंद नहीं करता है। फिर है तो फिर आप उसमें भी बच्चे को हेल्प करोगे तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो ही रहा है, वो हर लेवल पे हो सकता है। पिछड़े बालकों की पहचान करते हो आप, ठीक है, वही डायग्नोस के थ्रू। गणित संबंधी कमजोरियों का पता लगाना, मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु जब आप किसी बच्चे को डायग्नोस कर लेते हो तो फिर उसके बाद जो उसका इवेल्यूएशन होता है वो भी बहुत सही तरीके से होता है। फिर है बालकों को की कमियों और विशिष्टताओं के आधार पर निर्देशन देना। फिर जब आपको बच्चों की कमियाँ, उसकी वीकनेस और उसके वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस पता चल जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको गाइड भी कर सकते हो, निर्देशन भी दे सकते हो। फिर अधिगम में अवरोधक तत्वों की को खोजना और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। अवरोधक तत्व क्या होते हैं? एक अवरोध होता है, अवरोध मतलब कोई बच्चा बार बार किसी एक ही क्लास में फेल होता जा रहा है, वो पास ही नहीं हो रहा है, उसके किसी एक ही सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं हर बार, तो यह है अवरोध। कहीं ना कहीं उसके उस सब्जेक्ट में कोई अवरोध है, उसे कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अधिगम में जो अवरोध है, बच्चे का बार बार फेल होना, बच्चे का बार बार नेगेटिव रिजल्ट देना, तो उसको भी खोजते हो, फिर उसमें डायग्नोस के थ्रू उसको डायग्नोस करके उसको प्रॉपर रेमेडी दी जाती है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, शिक्षण की व्यवस्था की जाती है उसके लिए, उसी के अकॉर्डिंग। और भी बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। अब इसके लेवल्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए लेवल्स में है, पहला लेवल है कौन कौन से चरण होते हैं इसके। सबसे पहले जब भी आप किसी बच्चे को डायग्नोस करोगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन मीन्स हु, कौन से बालक है जिन्हें निदान की आवश्यकता है, कौन से बालकों के लिए आप निदान की व्यवस्था कर रहे हो, कौन सी क्लास के बच्चे हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कौन है ये जांचना पड़ेगा कि कौन से बच्चे हैं, ठीक है। फिर जब आपको पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे हैं जिनके लिए आप डायग्नोस करने वाले हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट का अरेंजमेंट करने वाले हो, उसके बाद आपको पता करना है कहाँ। अब आप देखोगे कौन बच्चा है ये तो आपको पता चल गया, फिर आप देखोगे कि बच्चे को कहाँ पर समस्या है, वेयर, ठीक है। कौन के बाद सेकंड स्टेप आता है कहाँ, बच्चे को समस्या कहाँ है। फिर थर्ड स्टेप आता है क्यों, समस्या का कारण है क्यों, क्यों बच्चे को समस्या है, वो प्रॉब्लम भी आपको पता चल गई, फिर आप देखोगे क्यों प्रॉब्लम है उसको। फिर फोर्थ स्टेप आएगा कि अब आपको पता है कि कौन है बच्चा, ठीक है, बच्चे को समस्या कहाँ है, बच्चे को समस्या क्यों है। फिर आप फोर्थ स्टेप में देखोगे कि क्या उसको उपचार दिया जाए, क्या उसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर लास्ट में जब आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है, तो लास्ट में आप देखोगे कि अब कैसे करना है, पता तो चल गया कि करना क्या है। फिर फिफ्थ स्टेप आता है कि करना कैसे है, हाउ। ओके, तो ये 5 स्टेप्स होते हैं निदानात्मक परीक्षण के चरण। पहले कौन है, कहाँ समस्या है, क्यों समस्या है, क्या उपचार दोगे और कैसे उपचार दोगे।
तो ये 5 स्टेप में डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरा हो जाता है। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। फिर लास्ट में हम देखते हैं निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। वैसे जो उद्देश्य बताए थे, जो भी हमने डिस्कस किया, उन सब से आप लोग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि आप इसकी विशेषता ना बना सको। जो जितना मैंने अभी तक समझाया उससे आप इसकी बहुत सारी विशेषताएं खुद भी बना सकते हो। पहली विशेषता है, ये परीक्षण पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। ऑब्वियस सी बात है कि एक अभिन्न अंग तो है ही ना। अगर किसी बच्चे को आप डायग्नोस ही नहीं करोगे, उसकी प्रॉब्लम का पता ही नहीं लगाओगे, बस क्लास में जा रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके, एक फॉर्मेलिटी पूरी करके जा रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर दे रहे हो बच्चों को, आ जा रहे हो आप, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पढ़ाने का। तो ये एक पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है कि आप पढ़ा रहे हो, तो एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हर एक बच्चे को पर्टिकुलरली देखो, इंडिविजुअली बच्चे पे ध्यान दो कि कोई बच्चा अगर 4 सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, वो एक ही सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, डायग्नोस करो बच्चे को और उसके बाद रेमेडीज़ दो उसको प्रॉपर। अपनी टीचिंग लर्निंग, जो आपकी टीचिंग प्रोसेस है, उसमें चेंजेस लाओ। फिर है, ये बालक की योग्यता का मापन नहीं करते, बल्कि बालक की कमजोरियों का पता लगाकर उनका निदान करते हैं। ये तो हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें बच्चे की योग्यता का मापन नहीं किया जाता, बच्चे ने कितने नंबर बच्चे के आए, या फिर बच्चा क्या है, किस कास्ट का है, किस जेंडर का है, डजेंट मैटर। इसमें सिर्फ बच्चे की कमजोरी का पता लगाते हैं कि बच्चे की वीकनेस क्या है, क्यों वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्यों वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बेटर नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उसी का पता लगाते हैं, उसी को डायग्नोस किया जाता है इसमें। ये परीक्षण मानकीकृत अमानकीकृत दोनों हो सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज भी हो सकते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज भी हो सकते हैं। एक स्टैंडर्ड हो सकते हैं और नॉन स्टैंडर्ड कि आप क्लास में हो, क्लास में बैठे बैठे 5 मिनट में आप किसी बच्चे को डायग्नोस कर दोगे। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते आपने देखा कि एक बच्चा लिख नहीं पा रहा है प्रॉपर, तो आपने देखा कि बच्चा ऐसे छोटी छोटी सी आंखें खोल के देखता है बोर्ड को, तो आप दूर से समझ जाओगे कि बच्चा ना आंखों को बहुत मिचका रहा है। जब वो बैठ के बोर्ड को देख रहा है पीछे से, तो उसकी आंखें बहुत बहुत अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक कर रहा है वो, तो आप समझ जाओगे कि बच्चे की जो आइज़ में है ना प्रॉब्लम है। तो आप उससे 2-4 क्वेश्चन करोगे कि बेटा क्या आपको प्रॉपर दिख रहा है यहाँ से, वो बोलेगा नहीं दिख रहा है, तो फिर आप उसे आगे बैठा दोगे। तो आपने क्लास में बैठे बैठे 5 मिनट में उसको डायग्नोस कर लिया और रेमेडी भी दे दी आगे बैठा के। तो ये क्या है, कोई मानकीकृत तो है नहीं ना, कोई स्टैंडर्डाइज तो था नहीं, वो आपने खड़े खड़े कर लिया क्लास में। तो ये मानकीकृत और अमानकीकृत दोनों हो सकते हैं, स्टैंडर्डाइज भी हो सकते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज भी हो सकते हैं। ये परीक्षण विश्लेषणात्मक होते हैं, पूर्ण विश्लेषण करते हैं। इसमें बच्चे की प्रॉब्लम का पूर्ण विश्लेषण किया जाता है, प्रॉब्लम क्यों है, क्यों बच्चे ऐसे परेशान है, उसको क्या दिक्कत है, सारी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और उसको रेमेडी दी जाती है। अब इसके बाद वाली वीडियो में रेमेडी हम डिस्कस करेंगे। वैसे रेमेडी आप हल्का हल्का समझ ही गए होंगे, क्योंकि डायग्नोस के बाद, किसी बच्चे को डायग्नोस करने के बाद जो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, वो जो सॉल्यूशन उसको दिया जाता है, वो सॉल्यूशन ही रेमेडी कहलाता है। मीन्स आपकी बीमारी के लिए जो डॉक्टर आपसे क्वेश्चन पूछता है वो डायग्नोस है, फिर उसके बाद जो आपको दवाई देता है वो रेमेडी है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रेमेडियल टीचिंग करेंगे। मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि हमारा वीडियो लेंथी हो जाता। तो हमारी इस वीडियो में हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।